अगर आप मुझे ये पूछें कि क्या एक चीज रिजल्ट लाएगी, नो। ये एक रोज का, इट्स अ डेली, जैसे आप डेली पूजा करते हैं या पुजारी मंदिर में पूजा करता है, ऐसे ही एक आईवीएफ लैब में सक्सेस लाने के लिए रोज 20 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और मे बी मोर वो अडॉप्ट होने चाहिए। या कैन डैमेज द यूट्रस। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। कल ही एक केस आया है, 4 अबॉर्शंस हो गए, बार बार डीएनसी हो रही थी कहीं, सो उनके यूट्रस में बैंड्स बन गए हैं, विच इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। समटाइम्स वो परमानेंट हो सकता है। सो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी बहुत कॉमनली लो प्लेसेंटा दिखता है। लो प्लेसेंटा की भी अपनी ग्रेडेशंस हैं कि वो बिल्कुल ही यूट्रस के माउथ पे, सर्विक्स पे बैठा है या वो स्लाइटली अप है ना। आई वुड से कि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप प्लीज बेड रेस्ट पे मत जाएं। एंड बहुत जरूरी है लोगों को समझना, जैसे ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूब्स बंद हैं, उनको इक्सी की जरूरत नहीं है। दे विल डू वेरी वेल विद आईवीएफ, क्योंकि आईवीएफ के बने हुए एम्ब्रियोज समटाइम्स डू बेटर देन इक्सी प्रोसेस के। कि आपकी एक पेशेंट है जिनका 2 बार आईवीएफ से बेबी हुआ, दैट मीन्स इवन सेकेंड टाइम शी कुड नॉट कंसीव ऑन हर ओन, एंड सडनली थर्ड प्रेगनेंसी खुद से हो गई और रियलाइज ही नहीं हुआ। नमस्कार, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत स्पेशल है और आज की गेस्ट भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। शी इज अ को डायरेक्टर एंड यूनिट हेड ऑफ आईवीएफ एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। हेलो मैम। नमस्कार मैम, बहुत ज़्यादा आईवीएफ के बारे में चर्चा होती है आजकल के ड्यूरेशन में, एंड आईवीएफ हैज़ बिकम वेरी कॉमन एज अ nowadays layman also knows कि आईवीएफ है क्या। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, एकमात्र सोल्यूशन है आईवीएफ। कि कहाँ तक ये चीज सही है कि किसको आईवीएफ की जरूरत है और किसको नहीं, ये समझना कैसे पड़ेगा? देखिए, बहुत इजी है। अराउंड 15% कपल्स को इनफर्टिलिटी होती है। सो अगर 100 कपल्स ट्राई कर रहे हैं, सो हो सकता है 10 या 15 को प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो। अब इन कपल्स में से आईवीएफ की जरूरत शायद पड़ेगी 20 to 30% लोगों को। सो आप समझिए एक बड़ा चंक है जिनको आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड स्मॉलर प्रपोर्शन है जिनको पड़ेगी। अब हम कैसे जाने कि किनको आईवीएफ की जरूरत है या बिल्कुल नहीं है? सिंपल है। अगर आपकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, दैट मीन्स ट्यूब्स भी खुली हैं, सीमन भी ठीक है, और अभी आपकी एज कम है, जैसे फीमेल एज है 35 ईयर्स से कम, प्रेफरेबली आई वुड से 32 33 से कम है, एंड अभी शादी हुए या ट्राई करते हुए फॉर कंसेप्शन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल ही हुआ है, एंड सीमन पैरामीटर्स भी बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, उनको अभी आउट एंड आउट आईवीएफ की जरूरत नहीं है। या ट्यूबल टेस्ट हुआ, पता चला कि एक ट्यूब बंद है लेकिन एक खुली है, सो अभी इमीडिएटली आईवीएफ की जरूरत नहीं है। पीसीओ गर्ल्स, उनको ज्यादातर आईवीएफ की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये मिसकंसेप्शन है। नॉर्मल दवाओं से उनका फॉलिकल एग्स बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनमें आईवीएफ की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, कब आप डिले मत करिए। जैसे आपको डायग्नोस हो गया या पहले से ही पता है कि सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, अर्ली डिसीजन लीजिए आईवीएफ के लिए। या दोनों ट्यूब्स बंद हैं बिकॉज ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस, या बहुत सीवियर मेल फैक्टर आया, सीमन पैरामीटर्स बहुत पुअर हैं, सीमन पैरामीटर्स में बहुत दवाएं काम नहीं करती, बहुत लिमिटेड फायदा होता है, या बिल्कुल ही स्पर्म्स नहीं है जो टेस्टिस में से निकालना ही पड़ रहे हैं, तो वो आउट एंड आउट आईवीएफ के लिए हैं कैंडिडेट्स, और इनको जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, बिकॉज यंगर द एज बेटर आर द रिजल्ट्स। या मैम, अभी ये तो रही आईवीएफ की बात जैसे हम करते हैं, कई बार आईवीएफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आईवीएफ करा रहे हैं तो क्या बच्चे के अंदर वही क्वालिटीज होंगे जो उनके पेरेंट्स में है? लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट वे, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिनका बायोलॉजिकल बेबी नहीं होता है, उस कंडीशन में शायद ये चीजें नहीं होती हैं, तो इसको कैसे समझा जा सकता है? सो देखिए, जेनेटिक ट्रेट्स तो फैमिली से आएंगे। अब जैसे अगर दोनों पेरेंट्स बहुत टॉल हैं तो द चांसेस कि बच्चा बाद में बहुत टॉल होगा इज देयर। तो हमारे एक डोमिनेंट जीन्स है और एक रेसेसिव जीन है, लेकिन अगर आप चाहो कि एक इंडियन कपल का कॉकेशियन टाइप ब्लू आइड बच्चा हो, वो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जेनेटिकली वी आर नॉट डेस्टाइन्ड टू हैव दीज काइंड ऑफ फीचर्स। तो हमारे आईवीएफ मैम, बहुत लोग सोचते हैं कि जिस तरह का बच्चा वो ड्रीम कर रहे हैं वैसा बच्चा उन्हें मिल जाएगा। हाँ, सो नेचुरली जो आप हैं
वो बच्चा वैसा रहेगा। नाउ इंटेलिजेंस ऑल्सो, अगर आप ये देखिए कि अगर फैमिली में म्यूजिशियन होता है तो बच्चे अपने आप म्यूजिक पिक करते हैं। सो मे बी द एनवायरमेंट इज दैट ऑफ म्यूजिक इन द हाउस। तो आपका जो घर का एनवायरमेंट है, जो आपकी बेसिक इंटेलिजेंस है, और जिस तरीके से आपकी रियरिंग अप है, जिस ढंग से आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चे की इंटेलिजेंस कैसी होगी। So all these things matter a lot while we are giving birth to a child. I think a lot, and mother during pregnancy क्या सोचती है, किस तरह का न्यूट्रिशन लेती है, is she very happy, कोई ऐसी चीजें तो नहीं कंज्यूम कर रही हैं जो बच्चे को हार्म कर सकती हैं, जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग या सम काइंड ऑफ ड्रग्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करता है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ डेवलपमेंटल इशू द चाइल्ड विल हैव। मैम अभी हमने बात की खाने पीने की, एज वी आर सिपिंग अ कप ऑफ कॉफी, तो कैफीन का इनटेक बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाई इज इट सो? कई लोग तो they're complete teetotalers or maybe dependent on coffee only. Right. So देखिए, caffeine is also addictive and it can also affect the growth of the baby. So किसी भी चीज, anything in excess is not allowed. You can have up to 2 cups of light tea or coffee, which I allow to the patients. However, उससे ज्यादा I ask them to look for alternatives if they feel like drinking something. मैम अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो अभी किसी ने भी खुल के ये नहीं बताया कि चाय के एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी ये बहुत एक्सेसिव टी टोटलर्स हैं या चाय पीते हैं या कैफीन पीते हैं, दे कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बेबी, विच इज कॉल्ड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स. Having coffee can lead to all these coffee things. Yeah, because after all they do contain these products. So people should prohibit these things while being pregnant. मैम बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बहुत सारे ड्यूरिंग आईवीएफ जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, विच इज बिकमिंग कॉमन नाउअडेज। पहले ये इतना कॉमन नहीं था, रेयर लोगों को हम बोलते थे, बट व्हाई इज बिकमिंग सो कॉमन कि जेनेटिक टेस्टिंग अब हर आईवीएफ सेंटर रिकमेंड करता है मोस्टली? सो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले देयर इज अ लिमिटेड इंडिकेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, एंड जेनेटिक टेस्टिंग भी 3 रीजन से होती है ऑन एम्ब्रियोज। 1 कि एज ज्यादा है, मैटरनल या फादर की एज ज्यादा है, हम नहीं चाहते कि बच्चे को जैसे डाउन सिंड्रोम हो, तो एक नॉर्मल स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोज होती है विच इज कॉल्ड PGT-A. दूसरा होता है कि जहां हमारे पास कपल्स आते हैं, लाइक माय सेंटर इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, जहां पे मल्टीपल एबॉर्शंस हो रहे हैं, एंड वहां पेरेंट्स में से कोई ना कोई एक कैरियर है ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट लाइक ट्रांसलोकेशन और डिलीशन। तो हम उन एम्ब्रियोज में वो डिफेक्ट फिल्टर आउट कर लेते हैं, सो दैट नॉर्मल एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड एंड जेनेटिकली अपना ओन बच्चा हो सकता है, विच इज कॉल्ड PGT-SR. और तीसरा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स कैरियर्स हैं ऑफ डिजीज लाइक थैलेसीमिया, या भी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आए जिसमें जो हस्बैंड है उनको लिंच सिंड्रोम है विच कॉजेज कैंसर। नो वो क्या है, 50% चांस होगा कि एम्ब्रियो में पास ऑन होगा, तो उसके लिए स्पेशल टेस्टिंग हम करते हैं कॉल्ड PGT-M. वी कैन गेट टू नो कि वो ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो वी कैन गेट टू नो कि वो म्यूटेशन उन एम्ब्रियोज में नहीं हो, सो दैट हम डिजीज फ्री एम्ब्रियोज डालें एंड बच्चे को ये रिस्क फ्यूचर में ना हो. What is not allowed in India and which is illegal is gender selection. So this is absolutely not done for any reason. बट जेंडर सिलेक्शन की जहाँ तक हम बात करते हैं मैम, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इंडिया में अलाउड नहीं है, बट फॉर अदर कंट्रीज इट इज अलाउड एंड वी कैन गेट टू नो. अगर IVF करा रहा है कोई, वो जान सकता है इट्स अ बॉय और अ गर्ल, राइट? Right. So see, every country can have their own, restrictions and laws. The law in India is very clear that no gender selection would be done, and it is illegal and it's a punishable act. Number 2, even if there are some X-linked disorders, that also is not declared. It is only told that the embryo will have a sex-linked disorder. However, the gender of the embryo is never declared. But ma'am, nowadays the people who are into a class section, they can afford to go to the other countries, they get it done from there. Well, it is still illegal for Indians to go, and it is absolutely their own decision which we cannot force on them. However, in India, this is not allowed. This is not allowed and neither promoted.
मैम बहुत सारी आईवीएफ की बात करते टाइम इट इज ओनली वुमेन सेंट्रिक आईवीएफ अगर हम बात करते हैं, वी डू नॉट पे अटेंशन टू मेन हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस आईवीएफ प्रोसेस. So, it's a very emerging evidence which is coming out, which says that the paternal health is as important as maternal health. Even men, when they are more than 40 years of age, can harbor a lot of genetic issues which can land up in like poor embryos बन रहे हैं या बहुत early miscarriages हो रहे हैं. So it is very important, and at Sir Gangaram Hospital हम offer करते हैं advanced sperm selection technique. Specially अब हमने उन couples को select किया जिनमें male partner की age ज़्यादा है, and हम उनको advanced sperm selection offer करते हैं, which is a very nice technique, and I think it is useful. सो जो आपने बताया एडवांस स्पर्म सिलेक्शन, ये इतना यूजफुल कैसे बन जाता है किसी एक नॉर्मल कपल के लिए? तो क्या होता है कि विद इंक्रीजिंग एज या मेल पार्टनर में अगर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या रिपीटेड जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कैंसर थेरेपी से गुजर रहे हैं, तो उनमें स्पर्म में डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है, स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल हो जाता है. सो इन दैट केस स्पर्म्स अंडर माइक्रोस्कोप एक जैसे लगेंगे. हाउएवर अगर हम इनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन करें सो इट विल बी हायर. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि फिर हम कोई एक ऐसी टेक्निक ऑफर करें, एडवांस टेक्निक, जिससे स्पर्म्स फिल्टर आउट हो जाए, एंड दैट इज द ओनली वेज कि हम एडवांस स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स करें, लाइक पीईसी जिसमें हम ये, या माइक्रोफ्लूइडिक्स जिसमें हम बेटर स्पर्म सेलेक्ट करते हैं. जो स्पर्म्स जिनका डीएनए इंटैक्ट है, दे कैन बी सॉर्टेड आउट. मैम आईवीएफ की बात करते हुए बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि आईवीएफ कराया तो ट्विंस और ट्रिपलेट के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अ सिंगल चाइल्ड. व्हाई इज इट सो? मतलब बहुत सारे लोगों ने they have been through the. So आज तक most of the couples who come to me, they feel कि अगर हमें twins हो गए, nobody is asking for triplets because लोग उससे तो घबराते हैं. Now the only reason IVF में twins या triplets होंगे is when you put more number of embryos. अब आप ज़्यादा embryos क्यों डालना चाहेंगे? Maybe आपका implantation rate जो है वो एक limited है in IVF. However, जब आपका लैब बहुत हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस देता है तो नेचुरल है कि आपका इम्प्लांटेशन बहुत हाई होगा आपके लैब का, एंड फिर आप वो नंबर ऑफ एम्ब्रियोस कम कर देंगे. वी आर वेरी हैप्पी टू से कि हम लास्ट 10 years से 90% ऑफ द टाइम्स वी डू सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर. नाउ इट इज सिंगल प्रेगनेंसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही आपका आईवीएफ होता है आप सुनते हैं अरे प्रेगनेंसी तो हाई रिस्क हो गई. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. हाई रिस्क प्रेगनेंसी तब होती है जब अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई, सो नेचुरली वो हाई रिस्क हो गई. ट्विंस में अबॉर्शन के चांसेस या प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस, सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, हाइपरटेंशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीटर्म डिलीवरी है. सो ट्रिपलेट्स तो आईवीएफ में आई फील बिल्कुल नहीं होने चाहिए. एक ओकेजन होता है कि सिंगल एम्ब्रियो डाला और डालते ही वो ऑटोमेटिकली अंदर ब्रेक हो गया यूट्रस में, देन यस ट्विंस हो सकते हैं, विच आर कॉल्ड मोनोकोरियोनिक ट्विंस. बट जनरली ट्विंस तो तभी होंगे अगर आप ज्यादा एम्ब्रियोज डालेंगे. सो मैम इसका अगर चांसेस की बात करें, हम जैसे मल्टीपल आपने बोला एम्ब्रियोज डालते हैं या सिंगल एम्ब्रियो डालते हैं, जब मल्टीपल डालते हैं तो क्या चांसेस होते हैं कि सिंगल ही निकल के आएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है. तो क्या होता है कि अगर आप सपोज 2 एम्ब्रियो डालेंगे तो स्लाइटली प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाएगा, बट वो डबल नहीं होगा. वो कोई मैथ्स का एल्गोरिदम नहीं है दैट 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. तो ये होगा कि आपका 10% प्रेगनेंसी का चांस बढ़ेगा, लेकिन 50% एंड अबव ट्विंस हो जाएंगे. इट्स लाइक विद द So again we said कि world is thriving. वर्ल्ड में जितना भी डेटा है, गुड सेंटर्स, इनफैक्ट यूरोप में आप देखिए वहाँ तो रूल है कि 39 या 40 ईयर्स से पहले आप सिंगल ही एम्ब्रियो डाल सकते हैं, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन नर्सरी. बट वो ही नहीं है, रेयरिंग अप अ प्रीटर्म बेबी इज डिफिकल्ट. सो जितनी कोशिश की जाए, सिंगलटन प्रेगनेंसी इज ऑलवेज हेल्दी.
Because a lot of people have looked up to Farah Khan, जिसने triplets carry किए थे, and that we all know it's through IVF and people accept it. It's very Yeah. good. Nowadays everybody is accepting कौन से stars IVF कराते हैं, they are accepting it and embracing it as a good fact कि हाँ we did this. देखिए उन्होंने एक बोल्ड मूव लिया फॉर वॉट एवर रीजन्स, मे बी रिलीजियस रीजन्स ऑल्सो। नहीं तो ज्यादातर पेशेंट्स में क्या होता है, फीटल रिडक्शन करना पड़ता है, एक फीटस को रिड्यूस करना पड़ता है। बट आज वो खुश दिखती हैं, लेकिन उनको किस तकलीफ से गुजरना वो पड़ा नहीं इन देखा। कैरिंग ट्रिपलेट्स, वो किसी ने नहीं देखा। Right. एंड कितने मंथ्स में वो डिलीवरी हुई, कितनी नर्सरी केयर लगी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द नर्सरी केयर। Because they are big stars, they can वो afford बिग it. स्टार्स हैं, बट आपने वो नहीं देखा उनकी 9 months ऑफ जर्नी। Journey. So if we know her 9 months of journey, then we will know that I would say कि acceptable disaster is twins, but non-acceptable disaster of IVF जो है वो ट्रिपलेट है। वो रिस्क क्या क्या होते हैं, बिकॉज लोगों को ये तो पता नहीं होता है कि मैम ट्रिपलेट्स के रिस्क क्या है। पीपल थिंक कि अच्छा एक बार में हो रहा है, चलो बच्चा हो जाए। दिस इज द मेंटालिटी। आई डोंट थिंक कि कोई ट्रिपलेट सोचता है, ट्विंस तो सब सोचते हैं। right. सबसे बड़े रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज अबॉर्शन, ब्लीडिंग इश्यूज, more diabetes, more hypertension, more complications, preterm delivery and दोनों बच्चों की growth discordance। अब जैसे आज ही एक spontaneous twins हैं, अब 32 weeks पे मैंने उनको admit किया है आज ही, क्योंकि एक बच्चे के blood flow में alteration आ गई है। So at the expense of one baby's survival, मे बी ये हो सकता है कि एक हफ्ते में डिलीवरी करनी पड़े तो दूसरा बच्चा भी प्रीटर्म बॉर्न होगा। So most healthy way to achieve pregnancy is a single pregnancy. जैसे कि मैम हम ये सारी बातें करते हैं स्टार्स के बारे में, दे एक्सेप्टेड IVF। अगर हम और आगे बढ़े, nowadays generation is quite intelligent. Yeah. वो एग फ्रीजिंग टाइमली करा देते हैं। So अब जैसे लड़कियों के लिए तो एग फ्रीजिंग इज अ गुड थिंग। अब अगर हम बात करते हैं मेन के बारे में, so what is the right age कि मेन को भी कोई एक्शन ले लेना चाहिए? So yeah, तो now this is a good question. वैसे हमारे अभी भी सोसाइटी में I feel egg freezing कम acceptable है, in the sense it's not even acceptance, लोग आते ही नहीं हैं, कम आते हैं, आ रहे हैं। I think for girls before the age of 35 उनको egg freezing it's a wise and intelligent decision कि करवा लेना चाहिए। Number 2, for men, I feel that till the age of around late 30s or 40 is okay. I mean reaching 40, but उसके बाद उनकी भी fertility decline हो सकती है, but वो nil नहीं होती। So I feel that men have उनके पास एक larger window है। क्योंकि क्या होगा, आपका अगर busy center है तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इतना सैंपल फ्रीज करना। देन आई थिंक बेटर इज कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ART बैंक्स में फ्रीज होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं मैम एग फ्रीजिंग की, कि टाइमली आपने एग्स फ्रीज करा लिया, क्या कोई साइंस ऐसी है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग कैन गो फॉर अ लॉन्गर टर्म? सो आज की डेट में हमारा लॉ अलाउ करता है कि हम एम्ब्रियोज को 10 साल रख सकते हैं। इनफैक्ट जब हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, जैसे कैंसर थेरेपी है उसके लिए एग फ्रीज किया, स्पर्म किया या हमने एम्ब्रियो किया, तो वी कैन कीप इट फॉर 10 years। बट आफ्टर 10 years अभी हमारा लॉ उसको अलाउ नहीं करता। सो कपल्स विल हैव टू गो टू द ART बोर्ड और बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। मे बी दे विल हैव टू गो टू द कोर्ट टू गेट द परमिशन कि वो उसका एक्सटेंशन लाएं। सो हाउ सेफ इट इज? अगर हमने एम्ब्रियो की बात करी मैम, तो एम्ब्रियो कितना 10 years, मतलब एज अ लेमैन अगर मुझे नहीं पता तो मुझे लगेगा वो डिटेरिएट हो रहा है एवरी ईयर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं डेटियोरेट करेगा। आवर एक्सपीरियंस इज दैट 5 to 6 years जनरली वी हैव द सेम प्रेगनेंसी रेट। इनफैक्ट हमने अपने सेंटर में अबाउट 9-year-old भी एम्ब्रियो डाला है एंड इट लैंडेड अप इन प्रेगनेंसी। बट जैसे जैसे 5 साल के बाद टाइम निकलेगा, देन हो सकता है कि मिसकैरेज रेट उसमें बढ़े। दैट क्लॉक इज टिकिंग, क्योंकि हर लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म वो अपना एक नॉन नेचुरल डिके करेगा। सो बहुत सारे मिथ्स हमारे ऐसी सब चीज़ों को लेके मैम होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी की बात करी, अगर हम अपार्ट फ्रॉम IVF बात करते हैं, किसी फीमेल को अबॉर्शंस रेगुलरली हो रहे हैं, मतलब 3-4 हो चुके हैं, उसकी बॉडी पे वो कितना इफेक्ट डालता है मैम? बिकॉज लोगों को ये तो रियलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज दे से कि चलो अबॉर्शन हुआ, नाउ यू आर ओके, सेकंड बार हुआ ओके,
आई थिंक वो हर तरीके से बहुत डिस्ट्रेसिंग है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, आई थिंक हर तरीके से, क्योंकि माँ ना बन पाना या पेरेंटहुड ही अचीव ना कर पाना, वाई आई शुड से ओनली द फीमेल, एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम है कि बिकॉज फीमेल इज सफरिंग फिजिकली ऑल्सो, बार बार डीएनसी करवाना, टर्मिनेशंस करवाना कैन डैमेज द यूट्रस, कैन डैमेज द या यूट्रस। कैन डैमेज द यूट्रस। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, कल ही एक केस आया है, 4 अबॉर्शंस हो गए, बार बार डीएनसी हो रही थी कहीं, सो उनके यूट्रस में बैंड्स बन गए हैं, विच इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। समटाइम्स वो परमानेंट हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 मिसकैरेजेस और से ज़्यादा हों तो हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। कई बार मैम ऐसा देखा जाता है कि वाइल गोइंग थ्रू दिस आईवीएफ प्रोसेस लो प्लेसेंटा होता है, या नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी लो प्लेसेंटा होता है, और औरतों को बोला जाता है कि बेड रेस्ट करो। सो इज इट गुड टू गो फॉर अ बेड रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड? सो IVF प्रेगनेंसीज में भी बहुत कॉमनली लो प्लेसेंटा दिखता है। लो प्लेसेंटा की भी अपनी ग्रेडेशंस हैं कि वो बिल्कुल ही यूट्रस के माउथ पे, सर्विक्स पे बैठा है या वो स्लाइटली अप है ना। आई वुड से कि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप प्लीज बेड रेस्ट पे मत जाएं, बिकॉज सी बेड रेस्ट मेक्स योर मसल्स वेस्ट हो जाएंगी। जो चीज़ें हम अवॉइड करने को कहते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, jerky movements and intercourse, sexual contact with the partner. However, low placenta does not mean कि हर वक्त प्रॉब्लम होगी ही होगी। So please do not go on bed rest. मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आईवीएफ एंड आईवीएफ सेंटर्स, तो किसी भी आईवीएफ सेंटर वो कैसे डिसाइड करता है कि उसको एडवांस प्रोसीजर्स करने चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आईवीएफ सेंटर्स में आईवीएफ होता है तो सबसे पहला स्टेप है एडवांस्ड एम्ब्रियोज बनाना, विच इज ब्लास्टोसिस्ट। आपको सिर्फ डे 3 एम्ब्रियोज पे नहीं रुकना है, गो टू ब्लास्टोसिस्ट एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए। सेकेंड, आपको अपना डेटा रखना है। Third, a center should have a big team of embryologists, full-time embryologists. ये नहीं कि बहुत बैचेस में हो रहे हैं तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही अवेलेबल है, उसमें रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अगर आप मुझे ये पूछें कि क्या एक चीज रिजल्ट लाएगी, नो। ये एक रोज का, इट्स अ डेली, जैसे आप डेली पूजा करते हैं या पुजारी मंदिर में पूजा करता है, ऐसे ही एक आईवीएफ लैब में सक्सेस लाने के लिए रोज 20 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और मे बी मोर वो अडॉप्ट होने चाहिए आपकी टीम को। सो चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट शुड टॉक टू द पेशेंट्स। जिन सेंटर्स में एम्ब्रियोलॉजिस्ट बात करते हैं पेशेंट से, दे विल ऑलवेज हैव बेटर रिजल्ट्स, बिकॉज वो समझ रहे हैं व्हाट इज द लैब प्रॉब्लम या उनके में क्या प्रोसीजर करना है। सो एवरी डे अ हाई क्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स। अगर आपके 100 केसेस हो रहे हैं तो लाइक इन आवर लैब वी हैव मोर देन 7-8 incubators, a big team of 5 full-time embryologists, senior clinicians, आपके मीडिया, कल्चर कंडीशंस, टेम्परेचर, पीएच, हर चीज एक फिनेस होगी। शॉर्ट अगर से बोले कि एक आईसीयू होता है मॉनिटर करने के लिए, मे बी समवॉट दिस काइंड ऑफ अ थिंग फॉर एन एम्ब्रियो, जब तक वो 5 डे या 3 डेज तक नहीं अचीव करता है, देखते रहते। देखिए 3 डेज तक ज्यादातर एम्ब्रियोज आ जाएंगे। चैलेंज आती है वहां से ब्लास्टोसिस बनाने में। व्हाई इट इज ऑलवेज कॉल्ड 3 डे एंड 5 डे का बेस्ट होता है? ये कौन सा बेस्ट होता है, हमें ये भी जानना है। बेस्ट होता है व्हेन इट कैन, बिकॉज क्या होता है 3 डेज के बाद एम्ब्रियो को अपनी मशीनरी खुद एक्टिवेट करनी है, तो आफ्टर 3 डेज आपको दिखेगा कि बहुत सारे एम्ब्रियोज ग्रो करना बंद कर देते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो टू ब्लास्टोसिस, क्योंकि यूट्रस में वो एम्ब्रियो उसी से गुजरेगा। तो दिस इज उसी से गुजरेगा। सो आपकी फ्रीजिंग टेक्निक्स बहुत सुपीरियर होनी पड़ेंगी, एम्ब्रियो सर्वाइवल बहुत सुपीरियर होना पड़ेगा। तो जब आप इसको अचीव करोगे तो अपना डेटा रखना और उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फिर आप एडवांस टेक्निक्स पे जाएं, जैसे जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोज, एडवांस स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स, तब आप उन पे पहुंचें, या इन विट्रो मैचुरेशन। मैम, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता है कि हमारी इक्सी नहीं हुई तो आईवीएफ उतना बढ़िया नहीं हुआ, या एनीथिंग लाइक दैट। उनके दिमाग में होता है कि इक्सी इज अ मैंडेटरी प्रोसीजर फॉर आईवीएफ। व्हाई इज इट सो?
क्योंकि आजकल ना पेशेंट्स गूगल बहुत देखते हैं, तो उनको लगता है कि ICSI एक वंडरफुल टेक्निक है, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, बट एक आप समझिए, जी। अगर आपको किसी स्टेट में घुसना है, एक सिटी में जाना है, तो आप बिना स्टेट में जाए तो उस सिटी में पहुंच नहीं सकते। यूपी में जाना है तो, लखनऊ जाना है तो यूपी में तो आना ही एंटर है। करना ही है। सो IVF जो है वो ब्रॉडर टर्म है। IVF एक प्रोसेस है, IVF एक फर्टिलाइजेशन का तरीका है, और उसमें एक फर्टिलाइजेशन का तरीका है ICSI। एक तरीका का है ICSI, जिसमें एक स्पर्म को पिक करके एग में इंजेक्ट किया जाता है। बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि सारे एग्स को ICSI से नहीं गुजरना चाहिए, बिकॉज जो कन्वेंशनल IVF से एम्ब्रियोज बनते हैं आर वेरी सुपीरियर। एंड बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना, जैसे ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूब्स बंद हैं, उनको ICSI की ज़रूरत नहीं है। दे विल डू वेरी वेल विद IVF, क्योंकि IVF के बने हुए एम्ब्रियोज समटाइम्स डू बेटर देन ICSI प्रोसेस के। सो ICSI इज फॉर, जैसे सीवियर मेल फैक्टर है, स्पर्म्स बहुत पुअर हैं, सर्जरी से निकाले गए हैं स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस, डेफिनेटली ICSI होगी। या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो हम लोग हाफ एग्स पे ICSI करते हैं, हाफ पे कन्वेंशनल IVF। सो ICSI इज जस्ट नॉट पॉसिबल अनलेस एन IVF इज परफॉर्म्ड। जैसे हमने बात करी ICSI प्रोसेस के बारे में, IVF के बारे में, सो बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है सरोगेसी से रिलेटेड मैम, कि IVF और सरोगेसी आर पार्ट ऑफ टू डिफरेंट, लाइक एक ही चीज़ है लाइक टू डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। सरोगेसी का क्या पूरा प्रोसेस होता है और IVF कैसे डिफरेंट होता है, ये लोगों के जानने के लिए जरूर बताएं। देखिए, सरोगेसी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ IVF। सरोगेसी इज अ टर्म, वो टर्म है कि जहाँ पे एक लेडी फॉर सम रीजन बेबी कैरी नहीं कर पा रही, चाहे उनकी यूट्रस फ्रॉम बर्थ एब्सेंट है, टोटली डैमेज्ड है, रिमूव्ड है, फॉर वॉट एवर रीजन, सो शी इज टेकिंग हेल्प ऑफ अनदर लेडी जो उनके ही IVF से बने हुए एम्ब्रियोज को कैरी करेगी। शी इज जस्ट द कैरियर, शी इज जस्ट अ कैरियर, बट द प्रोसेस जो लैब में हुआ है वो है IVF। Anybody can become a carrier, ma'am, like that? So there is a specification, there are very strict rules. तो गवर्नमेंट ने अब ये बोला है कि दे हैव टू बी वॉलंटरी सरोगेट्स, जिसको हम एल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। एक एज लिमिट बांधी गई है सरोगेट की। सरोगेट का एक बेबी होना चाहिए, खुद का बेबी होना खुद का एक बेबी होना चाहिए लिविंग। आप जिंदगी में एक ही बार एक बेबी कर सकते हैं थ्रू सरोगेसी। इफ यू ऑलरेडी हैव वन चाइल्ड देन यू कांट गो फॉर सरोगेसी अनलेस वो बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है। सो देयर आर मेनी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड यू हैव टू गो थ्रू अ सरोगेसी बोर्ड। जब तक सरोगेसी बोर्ड की में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं सेटिस्फाई होगी और अप्रूवल नहीं मिलेगा, यू कांट गो थ्रू सरोगेसी। अगर जैसे बात करी सरोगेसी के, लाइक फीमेल बीइंग कॉल्ड अ कैरियर फॉर अ सरोगेसी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मैम कि पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट बिकम अ सरोगेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन? हो सकता है उनकी कोई मेडिकल कंडीशंस हो। सो हर सरोगेट को एक थरो मेडिकल चेकअप से गुजरना है। दे हैव टू गेट अ मेडिकल फिटनेस, उनको एक साइकोलॉजिकल फिटनेस करानी है एंड एन अप्रूवल फ्रॉम द सरोगेसी बोर्ड। उसके बिना वो सरोगेट नहीं बन सकते। ऑल दीज पैटर्न्स लाइक मीन मूव्स आर फॉलोड एंड देन ओनली yes they have everything। उनका सारे ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड्स होंगे, हिस्ट्री होगी, उनका एक्सरे होगा, ECG, सब कुछ होगा। क्या सरोगेसी प्रोसेस में जो एज एन वी सेड कि मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए एंड एवरीथिंग, किसी बेबी पे जो सरोगेसी मदर होती है उनका कुछ पार्ट डिलीवर होता है बच्चे में? नो, सो जेनेटिकली कुछ नहीं होगा। नो, जेनेटिकली कुछ नहीं होगा। सोच वाइज हो सकता है, थॉट वाइज हो सकता है? सोच वाइज भी नहीं होगा, बिकॉज इंटेलिजेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एम्ब्रियो और उसके बाद बच्चे की रेयरिंग अप। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस क्वेश्चन मैम। बहुत सारे लोगों को लगता था अभी तक कि सरोगेट मदर जो होती है उसके जीन्स या उसका थॉट प्रोसेस ट्रांसफर होता है मदर पे, जो द वन हू शी इज। आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो सेल्फ हो सरोगेट हो, उनको अपने न्यूट्रिशन, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज एंड बीइंग हैप्पी, वो जरूरी है। ये हमने बात करी थी मैम सरोगेसी के बारे में। देयर लॉट मोर क्वेश्चंस इन डे टू डे लाइफ ऑफ अ वुमन। आपको क्या लगता है कि जैसे सिंगल बेबी हमने बात करी, सिंगल बेबी प्लान कर लिया, कई केसेस में ऐसा होता है कि अपने आप नेचुरल प्रेगनेंसी सेकंड बेबी में आ गई, ऐसा क्यों होता है?
हाँ, ये बहुत, इनफैक्ट टुडे इटसेल्फ समबडी टोल्ड मी कि आपकी एक पेशेंट है जिनका 2 बार आईवीएफ से बेबी हुआ, जी। दैट मीन्स इवन सेकेंड टाइम शी कुड नॉट कंसीव ऑन हर ओन एंड सडनली थर्ड प्रेगनेंसी खुद से हो गई और रियलाइज ही नहीं हुआ. ये why this happens? And recently I just saw, so there is a terminology called unexplained infertility. अब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में शायद 2 चीजें हो रही हैं, या तो प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, तो जो सटल डिफेक्ट्स हैं अंदर लाइक एंडोमेट्रियोसिस वो बेटर हो गए. दूसरा, एक बेबी होते ही द स्ट्रेस फैक्टर आई थिंक वो बहुत कम है, द हैप्पीनेस कम्स इन, एंड शायद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी. Maybe you're keeping happy because you know that one child is already there. एक आपको वो satisfaction हो गया कि yes you have become parents. Exactly. ऐसे दिमाग में एक cyclic, मतलब like mentally we are prepared. अगर एक नहीं भी होता है, one child भी so natural pregnancy उनमें होगी जिनमें tubes open हैं, या जैसे कभी एंडोमेट्रियोसिस में हो सकती है. अगर बहुत सीवियर मेल फैक्टर है तो वो नहीं होगी, लेस लाइकली, अनलेस द मेल पैरामीटर्स इम्प्रूव, या दोनों ट्यूब्स बिल्कुल टोटली डैमेज्ड हैं, फिर नहीं होगी. कई बार मैम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एज अ पेशेंट बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं, जब मैं नेचुरली प्रेग्नेंट बन सकती थी तो पहला मेरा आईवीएफ क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में आप आए उस टाइम फ्रेम में यू हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट प्रेग्नेंट. सो आपके लिए मोस्ट ऑप्टिमम तरीका था आईवीएफ, क्योंकि एटलीस्ट आपको 60% प्रेगनेंसी रेट मिलेगा, एंड यू नो, एंड इवन आफ्टर 2 or 3 embryo transfers roughly about 70-80% will conceive, जो पहले आपकी प्रेगनेंसी रेट 10% भी नेचुरली नहीं थी. अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैम आता है कि क्या जो आर्टिफिशियली हमारी बॉडी को जो प्रोजेस्टेरॉन मिल रहे हैं या एनी अदर काइंड ऑफ मेडिकेशन व्हिच इज बीइंग गिवन, अगर वो हमें खाली उतना ही मिले और हम नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाए, ये पॉसिबल है? So सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही काम नहीं कर रहा है ना इन प्रेगनेंसी. देयर आर सो मेनी एग डिफेक्ट्स, स्पर्म डिफेक्ट्स, फर्टिलाइजेशन इश्यूज होते हैं. हमें यही नहीं पता कि अंदर एग परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, या स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पा रहा है. तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन डिफेक्ट तो एक रीजन है ऑफ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट. एंड इसी से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इन मेनी आईवीएफ साइकिल्स आप देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन ओरल भी मिल रहा है, इंजेक्शन भी मिल रहा है, वजाइनल भी मिल रहा है, हर फॉर्म में मिल रहा है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट्स टू टेक इट. नहीं जरूरत है. अगर आप यही एम्ब्रियो ट्रांसफर्स नेचुरल साइकिल में करें या मिनिमम मेडिकेशंस में करें, आपके प्रेगनेंसी रेट्स बहुत हाई होंगे. एंड इनफैक्ट परसों मेरे पास एक पेशेंट आई एंड शी सेड आई गॉट एन आईवीएफ डन एल्सवेयर, आई टुक 150 इंजेक्शंस, 150 एंड रिजल्ट नेगेटिव आया. जब आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया तो आपने सिर्फ एक वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन दिया और फॉलिक एसिड, एंड वी थॉट कि ये तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं. माई लास्ट आईवीएफ आई टुक सो मच, बट देन शी इज प्रेग्नेंट. And Abhi, so there are so many examples like this. Even I have an example, ma'am. I was going through an IVF process and 9 months तक मेरे injections चले हैं. Yeah. So maybe. So you know the pain. You exactly. know the pain. So what is important is कि सिर्फ IVF ही नहीं करना, making IVF process simple, easy कि and acceptable and patients उसको दोबारा करा पाएं या तीसरी बार भी करा पाएं is very very important as an IVF specialist. हम कई बार हम सुनते हैं IUI और IVF, बिकॉज IUI का कॉस्ट और IVF का कॉस्ट वेरी नहीं करता है कहीं भी. तो लोगों के दिमाग में होता है हम IUI करा लें बिकॉज नाउ एवरीबडी इज. No, the cost of IUI is 1/10 of, maybe 1/10 भी नहीं, 1/20th of IVF. IUI के अपने इंडिकेशंस हैं. इनफैक्ट आई वुड से अगर हमारे सेंटर में 100 IVF होते हैं इन अ मंथ तो 50 IUIs भी होते हैं इन अ मंथ और मे बी मोर. सो IUI का अपना रोल है एंड शुड बी ऑफर्ड एज फर्स्ट लाइन, स्पेशली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में या माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में या एक सिंगल ट्यूब बंद है. इन पेशेंट्स को फर्स्ट IUI कराना चाहिए, बट किनको नहीं कराना चाहिए. फीमेल एज 37 ईयर्स से ज़्यादा है, या अगर मैरिज के 3 साल से ज़्यादा हो गया है, या दोनों ट्यूब्स बंद हैं, या आपका सीमेन पैरामीटर बहुत पुअर है, उन केसेस में
एंड ऑफ कोर्स डोनर आईयूआई होता है, वो नहीं कामयाब हो रहा है, या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जहां आईयूआई फेल हो गए हैं, उनको फिर आईवीएफ पे जाना चाहिए। अब जहाँ तक रही मैम डोनर की बात, कई केसेस में हम सुनते हैं कि डोनर लेने की जरूरत पड़ी। ये कौन से लोग होते हैं जिनको डोनर की जरूरत पड़ती है? सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ डोनर स्पर्म, तो डोनर स्पर्म उनको लेने की जरूरत है। 2-3 इंडिकेशंस हैं। एक, बिल्कुल स्पर्म्स नहीं है सीमेन में एंड टेस्टिस कंप्लीट फेलियर में है, और हमने टेस्टिस में भी स्पर्म्स देखे विच इज कॉल्ड सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल एंड स्पर्म्स नहीं है, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको डोनर स्पर्म लेना है। या कोई कैंसर था जिसकी वजह से टेस्टिस निकालनी पड़ी, या कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज है जो वो नहीं चाहते कि बच्चे में जाए, तो वो डोनर स्पर्म का यूज करेंगे। या स्पर्म्स 100% एबनॉर्मल हैं, नॉट ब्रिंगिंग एनी फर्टिलाइजेशन, सो ये हैं इंडिकेशंस ऑफ डोनर स्पर्म। और अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू विमेन, डोनर एग नॉर्मली ऑफर होता है टू विमेन अबव द एज ऑफ 40 years, अगर उनकी ओवेरियन कंप्लीटली फेलियर है, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी द एग परफॉर्मेंस रिड्यूसेस। सेकेंड इंडिकेशन ऑफ डोनर है इवन इन यंगर गर्ल्स जिनकी ओवरीज प्री मेच्योरली फेल हो गई हैं, या रिपीटेड आईवीएफ साइकिल्स में, या ना तो वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो रहे हैं, और रिपीटेड आईवीएफ साइकिल्स में हमें दिख रहा है कि एग डिफेक्ट्स हैं, वेरी पुअर एग्स, very poor embryos, then they can, and एक small indication है repeated miscarriages जहाँ कोई कारण नहीं पता चला and हमें लगता है शायद egg is the reason. So इन सब केसेस में ही खाली हमें डोनर्स की जरूरत पड़ती है। Apart from these reasons, no donor is required. Yeah, so in our center donor cycles are maybe 10 or less than 10%. अनलाइक फर्स्ट प्रेफरेंस किसी भी डॉक्टर का बायोलॉजिकल बेबी होना चाहिए मैम? 100%. आई थिंक सबका एम होना चाहिए बायोलॉजिकल बेबी। That's a good one, ma'am. And thank you, ma'am, for so much information regarding IVF and the other information as well regarding women also. आपने बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर करी आज के सिनेरियो को लेकर कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। IVF का मतलब हम समझते थे it's just a ready-made baby which is given by the doctor. Yes, and to all my viewers, I want कि we will keep giving you good information, correct information, honest information and ethical information. So you can message us at my clinic's number and we would be happy to know कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, किस तरीके अपने questions clear करना चाहते हैं. So they can raise their questions any point of time and we'll get back to you on the same.